नमस्कार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से वर्ल्ड हियरिंग डे का आज का जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मैं प्रभाकर श्रीवास्तव द लॉर्ड शो की तरफ से इलाइट इन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जोरदार तालियां सबसे पहले आप सभी के लिए कि आप लोगों ने समय निकाला। आपने डॉक्टर अखिलेश खरे सर, आईएमए के प्रेसिडेंट, आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अखिलेश वर्मा सर, आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर मनोज सर, और इसी के साथ में शहर के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर प्रदीप मेहता सर, डॉक्टर संजीव भल्ला सर, और ईएनटी सर्जन में डॉक्टर जय सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र सर, और हमारे साथ में डॉक्टर प्रियंका शर्मा ईएनटी सर्जन। ये सारे लोग उपस्थित हुए हैं आज अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। और इसी के साथ में हमारे बहुत ही साथ देने वाले और प्रोग्राम को मैनेज करने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर इंद्रेश राजावत सर भी हम लोगों के साथ में उपस्थित हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर जय सिंह सर का। प्लीज हमारे साथ सर स्टेज ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र सर, डॉक्टर अखिलेश वर्मा सर, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड हियरिंग डे का ये जो प्रोग्राम है, और जो सबसे पहला सवाल रहेगा हमारे पास में वो डॉक्टर जय सिंह सर से रहेगा। वरिष्ठ ईएनटी सर्जन सर आप हैं, शहर के, सालों का आपका एक्सपीरियंस है, लगभग लाखों पेशेंट्स को आप अब तक की सही कर चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो सर आपसे जो पहला सवाल है सर वो ये है कि जो सुनने की क्षमता हमारे दैनिक जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत ही बेसिक सवाल। सुनने की क्षमता हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि बिना सुने हुए हम लोग बाहरी दुनिया से कट ऑफ रहते हैं हमेशा। जब हम लोग कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद ही उसका रिस्पॉन्स आता है, और बिना सुने हुए आदमी बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति की तरह से बैठा रहता है, उसका दुनिया से कट ऑफ हो जाता है और केवल आंखों से देख के ही कुछ भी रिस्पॉन्स दे सकता है। अतः सुनना अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन में। राइट सर। और सर अगर ये कहें कि इसके आम कारण क्या है, सुनने की जो समस्या होती है सर? सुनने की समस्या के आम कारण होना, एक तो जन्मजात कम सुनाई देना या न सुनाई देना, और दूसरा अगर सुनाई सही दे रहा है आदमी को, बीच में कान में वैक्स भर जाना जिसकी वजह से हवा कंडक्ट होकर के कान के अंदरूनी हिस्से तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा वैक्स अगर नहीं है तो कान के पर्दे में छेद होना या सूजन होना या कोई अन्य परेशानी होना, कान की पीछे की हड्डियों में कोई रुकावट आना जिससे कंडक्शन ठीक से ना हो पाए, या अंत में जो कान का अंदरूनी हिस्सा है उसमें कोई विकृति आ जाना या कोई जन्मजात विकृति होना, ये सब समस्याएं कान की हो सकती है। कान की समस्याएं हो सकती हैं। और सर इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो अगला सवाल है डॉक्टर धर्मेंद्र सर से है हमारा कि सर ये जो कान के पर्दे में छेद होना या कान का पर्दा फटना, इसके बारे में जो मिथ जो है लोगों में, आम लोगों में, उसके बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे कि कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। अगर मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है तो फिर पस बन जाता है। पस को निकलने का एक जरिया चाहिए, वो पर्दा फाट कर निकलेगा। अच्छा, उस पर परफोरेशन होता है। तो ये सर एक बड़ी समस्या है या छोटी समस्या है? बड़ी समस्या है। दूसरा ट्रूमेटिक, जैसे अक्सर देखा है कि लड़ाई झगड़े में सबसे पहले लोग कान पे ही हाथ मारते हैं जी, उसमें पर्दा फट जाता है, उससे पर्दा फट जाता है, तुरंत हियरिंग लॉस हो जाता है। तो इसके बाद में ऑपरेशन जो ट्रूमेटिक होते हैं इनवेरिएबली भर जाते हैं 1 महीने में, 1.5 महीने में, जो देखा गया है। तो वो ईयर ड्रॉप ना डाले, किसी वजह से कोई मिडिल इन्फेक्शन ना हो तो हील कर जाते हैं। हील कर जाता है। जो नॉन हीलिंग छेद होते हैं, परफोरेशन होते हैं, उनमें फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और सर ये जो बढ़ती उम्र के साथ में, जैसे डॉक्टर मनोज सर से हमारा अगला सवाल है कि बढ़ती उम्र के साथ में जो सुनने की समस्या जो बढ़ जाती है सर, इसके लिए क्या आप सर
देखिए सर, एज के साथ तो हमारे सारे ऑर्गन कुछ ना कुछ वीक हो रहे हैं। इस वजह से आंखें भी हैं, जो हम सब लोग चश्मा लगा लेते हैं लोग, तो चश्मा एक्सेप्टेड है, बट इसी के साथ साथ सुनाई की क्षमता भी हमारी कम हो रही है। और आज वर्ल्ड हियरिंग डे है, और WHO का जो एक डेटा है वो ये कहता है कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें करीब 65% लोगों को कुछ ना कुछ हियरिंग लॉस है, कुछ ना कुछ, इवन 10% 20%। और उसके बाद अगर देखा जाए डिसेबलिंग, जिससे वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, लगभग 25% ऐसे लोग हैं 60 साल से ऊपर जो नहीं जी पा रहे हैं। चाहिए तो हम लोगों को एज के साथ होने वाले शरीर में इस बदलाव को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये रहेगा, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। और ध्यान देने की जरूरत है। और WHO की टीम भी कह रही है कि चेंजिंग द माइंडसेट, अपने माइंड को बदलना है कि हम चश्मा एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हियरिंग एड एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। टू चेंज द माइंडसेट इट शुड बी द प्रोटोकॉल। इसको ज्यादा मतलब में जैसे अभी अवेयरनेस नहीं आई है कि मशीन लगाए हैं, तो उस तरीके हाँ, मशीन को लोग एक लाइक समझते हैं कि यार मशीन ना लगे तो ठीक है, बच जाएं। हाँ सही है। चाहे कह सकते हैं कॉस्मेटिकली कुछ लोगों को एक्सेप्ट नहीं है, मशीन लगाना एक नॉर्मल प्रोसेस है। 60 साल से ऊपर जरूरी है। अगर आपको हियरिंग लॉस हो रहा है तो आप इस पे ध्यान दें। ओके। और बात देखिए, अगर बात सुनने या सुनाने की हो तो महिलाओं का बहुत ही योगदान रहता है लाइफ में। और इसी में जो अगला सवाल है वो आप समझ रहे होंगे कि हमारे साथ पैनल में लेडी डॉक्टर प्रियंका शर्मा है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में जो सुनने की समस्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट? बच्चों में एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम से शुरू हो जाता है। कुछ माएँ क्या होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ दवाइयां लेती हैं, इसका असर उनकी डेवलपमेंट पर पड़ता है। हियरिंग का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। कुछ कंजेनिटल इन्फेक्शंस होते हैं जिसको हमको रूल आउट करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद क्या होता है कि अगर बच्चे जैसे कि प्री मैच्योर बर्थ है या फिर बच्चे का बर्थ वेट जो है लो है, तो उस टाइम पे ही उसको अवेयर हो जाना चाहिए। या फिर उसका जब उसका डिलीवरी हुई थी बच्चे की, तो उस टाइम पे जो है उसका कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है कि उसका एडमिशन रहा है, जैसे जॉन्डिस रहा है, कुछ है, तो हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होते हैं। उस टाइम पे या तो हॉस्पिटल में ही या फिर बाद में बच्चे का जो है कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि OE एक हमारा टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो उसको करा लेना चाहिए, जिससे कि हम पहले असेस कर लें कि हमारे बच्चे में हियरिंग आगे अच्छी होगी या नहीं। या कुछ बेसिक चीजें होती हैं जैसे घर में माँ बाप असेस कर सकते हैं। जैसे बच्चा सोया हुआ है अगर उसके आसपास कोई तेज चीज या आवाज आती है, उस टाइम पे बच्चा अगर जग के रोने लगता है या कुछ है, तो ये पहला एक पॉइंट होता है जब हम जान जाते हैं कि हमारे बच्चे की हियरिंग बढ़िया है। या फिर अगर बच्चा बैठा हुआ है, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, जो प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं, तो अगर हम उसको आवाज दे रहे हैं कुछ है, तो अगर वो पीछे मुड़ के हल्का सा भी एक देख रहा है कुछ है, तो उसका असेसमेंट हो जाता है कि हाँ बच्चा सुन रहा है। अगर हम थोड़े बड़े बच्चों की बात करें तो उसमें जैसे कि कुछ बच्चे मोबाइल या फिर टीवी को बहुत तेज आवाज में सुनते हैं, तो वो भी एक होता है कि नॉर्मल सब घर में बैठे हुए नॉर्मल हल्की आवाज में सुन रहे हैं, बच्चा तेज क्यों सुन रहा है, तो वो भी एक मतलब इंडिकेशन होता है कि मतलब बच्चे को हम असेसमेंट कर पा रहे हैं। या बच्चा बार बार एक चीज को दोहराने की कोशिश कर रहा है, जैसे मम्मी ने या पापा ने कुछ बोला तो वो कह रहा है क्या बोला आपने, तो वो चीज बार बार रिपीटेशन जो बच्चा करा रहा है, तो वो भी एक पॉइंट होता है, इंडिकेशन होता है कि अब हमको एक ENT स्पेशलिस्ट को जाके एक बार अपना असेसमेंट बच्चे का करा लेना चाहिए। और अगर देखा जाए सर, सभी लोगों से एक सवाल है, स्पेशली डॉक्टर जय सिंह सर से, कि सर ये आज की डेट में देखिए बहुत सारे मार्केट में ईयरफोन या हेडफोन वगैरह या टीवी की वॉल्यूम या स्टूडियो वगैरह आप सब बने, तो उसमें वॉल्यूम जो है बहुत तेज है, तो इसको कैसे मैनेज करें, या किस आवाज को सुनना सही है, या कोई इसकी लिमिटेशन है या कुछ? देखिए ऐसा है कि जो आजकल की मॉडर्न डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी अगर बहुत ही लाउडली सुनी जाती हैं तो इनसे नुकसान होता है। चाहे वो लीड लगा के आदमी सुने, चाहे ईयरफोन लगाए या ब्लूटूथ सुने, वैसे तो कन्वीनियंस के हिसाब से तो आज की मॉडर्न जमाने की नीड बन चुका है, लेकिन अगर उसे बहुत ही लाउडली सुना जाता है तो इससे कान के अंदरूनी हिस्से में, इनर ईयर में डैमेज होता है। अच्छा। और इस डैमेज के कारण जो हियरिंग लॉस होता है वो लगभग धीरे धीरे करके परमानेंट रूप ले लेता है, जो बहुत ही घातक होता है। तो उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में सुनना चाहिए। बहुत ज्यादा हैवी डेसिबल में सुनने से हियरिंग सेल्स को नुकसान होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और सर ये जो जैसे कि कान में बड्स डालना, आजकल मार्केट में बड्स भी आ गई ना, उसमें कॉटन लगा होता है, तो ये अब जो नॉर्मल, क्योंकि ये तो अब लोगों की हैबिट में है कि अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो बड्स जो है डालने में, तो कितना खतरनाक है? बर्ड्स भी नहीं डालना चाहिए लोगों को। असलियत में इनफैक्ट है कि एक मीनिया टाइप का हो जाता है कि रोज हमें कान साफ करना है, और ये खास तौर से मार्केट में जॉनसन्स वगैरह की बर्ड्स शुरू में आया करती थी, अब डिफरेंट टाइप की काफी आ रही है। Right. तो लोग नहाने के बाद जो है कान का पानी उससे जरूर साफ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे एक तो कान में इरिटेशन पनपता है और खुजली की समस्या पैदा हो जाती है, जो कि परमानेंट रूप धारण कर लेती है। और अक्सर जो है पेशेंट आते हैं कान में इचिंग की समस्या लेके जी। उनमें ज्यादातर ये ईयरबड का मेन रोल होता है, जो डेली सुबह शाम या जब भी खाली बैठे हैं तो बड्स लेके कान सफाई करते रहते हैं, इसकी की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये होता है कि अगर जरा सा भी झटका लग गया, कुछ भी हो गया, तो वो पर्दे से टकरा करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट करके छेद बना सकती है, जिससे कि हियरिंग लॉस हो जाता है, और फिर वो या तो ऑटोमेटिकली हील हो 1 से 1.5 महीने में इलाज से, या फिर उसकी रिपेयर करनी पड़ेगी। राइट सर। तो ये सब समस्याएं होती हैं। ईयरबड्स का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, कभी कभार वैक्स की सफाई के लिए कर लिया जाए तो ठीक है। कभी तो कान की सफाई कैसे की जाए सर, बताइए। डॉक्टर मनोज सर से पूछिए, कान की सफाई फिर कैसे हो? जैसा सर ने बताया, कान की सफाई मतलब बहुत जरूरी नहीं है कि कान की सफाई करनी ही करनी है। सर ने बताया हम लोग को मतलब एक मेनिया नहीं बनाया, साफ कर रहे हैं वो साफ ही करेंगे। बट हाँ, अगर कुछ लोग, जब हम लोग पहले देखते थे कि अभी भी कुछ लोग कान में तेल वगैरह डाल लेते हैं, तो उससे थोड़ा मॉइस्चर टाइप का बन जाएगा, एक लेयर बन सकती है। बट उसमें भी तेल हमारा इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मतलब ऑलिव ऑयल या कोई ऑयल है। उसके अलावा कान की सफाई के लिए हमें ईयरबड नहीं यूज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। करने का तो फिर हम लोग हैं करने के लिए अस्पताल में हर जगह, नहीं करना इज मोर इम्पोर्टेंट। कि आप जितना साफ कर रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मान लीजिए कभी आप सफाई कर रहे हैं और कोई तीली या कोई चीज से आप बैठे थे, कुछ नहीं हो रही थी, आप पर्दे में परफोरेशन हो गया, तो सर ने बताया परफोरेशन हो गया, तो अब तो कान के पर्दे के छेद को लोग सोचते हैं बस कान के पर्दे में छेद हुआ और ड्रॉप डाल लो, घर गए तुरंत ड्रॉप डाल लें। तो जैसे सर ने भी इंग्लिश में बताया था कि ड्रॉप डालना इज डेंजरस। अगर कान में चोट लग गई है और वो इन्फेक्ट नहीं हुई है, तो कोई भी ड्रॉप डालना इज मोर डेंजरस देन लीविंग इट अलोन। आप उसको खाली छोड़ दिए, दवा दे दें वो ठीक है, बट ड्रॉप डालेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम में आएगा। करेक्ट। और सर आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर धर्मेंद्र सर से कि ये जो खुजली होती है कान में, तो पहले थोड़ी कम है फिर ज्यादा होने लगती है, तो ये क्या कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है आगे चल के? खुजली बेसिकली जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से खुजली होती है। अच्छा। पानी गया तो उसमें फंगस डेवलप हो गई, उसमें एंटी फंगल क्रीम लगा सकते हो, और आज पे ड्रॉप आती है, ड्रॉप डाल सकते हो। ये तो फिर हमारे पास आ जाए, हम लोग किस लिए बैठे हुए हैं। तो जो ये ऑपरेशन है कान का, तो सर इसके बारे में जानना प्लीज सर। हाँ कब एक पेशेंट को जाना चाहिए कि जो है अब दिक्कत ज्यादा हो गई है कान की समस्याओं को? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा दी कर। अच्छा। वरना ना फिर हेयरिंग लॉस शुरू हो जाता है, फिर वो रिवर्ट नहीं हो पाता। ओके, इससे टाइमली करवा देना चाहिए। मैम जो अगला सवाल है आपसे, ये एक नॉर्मल इंसान है, क्या लाइफ में कभी भी उसकी जो सुनने की क्षमता है वो खो सकती है, या ये मतलब बच्चों में ही होता है या बड़ों में भी हो सकता है, या कभी भी हो सकता है? एक्चुअली 2 प्रोसेस होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंटली। तो अगर टेम्परेरी की बात करें तो सडनली आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने तेज आवाज आई, जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, सडनली बगल में हॉर्न एक बहुत तेज बीप करा, या फिर सडनली कोई आसपास कोई पटाखा या कुछ दबा, तो उससे क्या है हमारा जो कान की क्षमता पे जो सडनली हियरिंग लॉस हो जाता है। ठीक है। या फिर एक ग्रेजुअली बोलेंगे, जैसे कि कुछ लोग जो है फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या फिर कुछ लोग सर्विस सेंटर में जैसे कि कार या वर्कशॉप वगैरह में काम करते हैं, जो कॉन्स्टेंटली आवाजों के बीच में रहते हैं, तो उसमें जो है धीमे धीमे ग्रेजुअली जो है हियरिंग लॉस होता है। तो दोनों ही केस में, चाहे वो सडनली हुआ या जो भी है, तो तुरंत हमको उसमें एक्शन की जरूरत पड़ती है। सपोज करो अगर उसमें ये ऑक्यूपेशनल जो नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस है, जहाँ पे धीमे धीमे ग्रेजुअली आवाज जा रही है, तो वहां पे या तो फिर उसका हम एनुअली असेसमेंट कराएं कि उसको फिर उस एरिया से उसको हटा के किसी और वर्क प्लेस पे लेके उसको शिफ्ट कर सकते हैं,
या फिर अगर हमारे पास और भी उपचार हैं, जैसे कि सडनली अगर हियरिंग लॉस होता है तो उसमें हम तुरंत जाके विद इन टाइम लिमिट में हम अपने ENT स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ये जनरली कभी देखा है कान में सीटियां बजने लगती हैं, हाँ जी बिल्कुल। है ना, तो सीटी बजने वाली जो समस्या है शायद लोगों को भी होती हो, लेकिन हमें कभी कभी हो, तो ये क्या है? सीटी सुनाई देना, हाँ। सनसनाहट कहते हैं पेशेंट अपनी आवाज में, अपनी बात में। हाँ, तो उसमें एक्चुअली क्या है कि इसके भी कई रीजन होते हैं। जैसे कि पहले तो हियरिंग लॉस है, अगर आपको धीमे धीमे पता चल रहा है कि आपको धीमे धीमे कम सुनाई पड़ रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो फिर एक रूप लेता है सनसनाहट का। अच्छा, ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या है, अगर हमारा लोकली कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि इम्पैक्टेड ईयर वैक्स है, वैक्स भी हमारा बहुत दिन से कान में पड़ा हुआ है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भी हमारा एक ब्लॉकेज करेगा, हियरिंग लॉस करेगा और धीमे धीमे सनसनाहट बढ़ाएगा। तो दोनों में जैसे कि ये जो वैक्स वाला प्रोसेस बताया मैंने, या कोई हमारे पास कॉज मौजूद है उसको हम हटा देंगे तो हमारी सनसनाहट कम पड़ जाएगी। लेकिन अगर जैसे कि सनसनाहट की और कोई कॉज, लोकल कॉज कोई नहीं मिला, और सिस्टमिक कॉज होते हैं, जैसे कि हमको अगर किसी पेशेंट को बीपी है बहुत समय से, या डायबिटीज है, या कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनको हमको करेक्ट करा के तो हम इससे बच सकते हैं। उनका भी असर कहीं ना कहीं कान पे पड़ता है, हियरिंग लॉस पे और टिनिटस पे, सनसनाहट जिसको कहते हैं। तो क्या बिना मशीन के, जो हियरिंग मशीन है उसके बिना क्या इस चीज को प्रैक्टिस में लाना संभव है? अगर कान खराब हो जाए तो बिना मशीन लगाए क्या सुनाई दे सकता है, या मेडिसिन से इसका इलाज संभव है? कोई भी ऐड कर सकता है? हाँ, एक बार रिपीट करें क्वेश्चन। मैं ये जानना चाह रहा था मैम, क्या जो मशीन है, कान की मशीन लगना ही एक उपचार बचता देखिए है या मशीन, हाँ मशीन लगने के लिए एक लिमिट तक आपको हियरिंग लॉस का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि अगर हमको कोई कॉज मिल रहा है, अगर हमारे कान में परफोरेशन है, या कान में कोई वैक्स है, या कोई फ्लूइड पीछे जुकाम या किसी साइनस या एलर्जी की वजह से हो रहा है, अगर हम इसको खत्म कर देते हैं तो हमको हियरिंग एड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन अगर हमारा लॉस अराउंड 80 to 90% डेसिबल तक आ गया है, जिसका रीजन चाहे सडनली हमने तेज आवाज सुनी, नॉइज इंड्यूस्ड हुआ, या फिर और कोई रीजन से, उस टाइम पे हमको जो है अपना असेसमेंट करा के उसको हियरिंग एड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हमारा लॉस कम है, 60-70% है, और रीजन हमारे पास मौजूद है, जी, उसको हम रीजन को या तो मेडिकेशन से या सर्जिकल प्रोसीजर से करा के हम उसको हटा के अब उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर। जब हियरिंग एड तक हम लैंड अप नहीं करेंगे। ओके। और ये जो कॉमन सवाल है कि जैसे अभी एक बात जिक्र भी हुआ कि बच्चों में तेल डालना, तो ये अगर इसका एक जवाब देना है कि ये सही है या गलत है, तेल डालना, कान में तेल डालना जो डाला जा रहा है आज की डेट में? देखिए मेरा मानना है कि सर आप प्लीज। कान में कड़वा तेल, कड़वा तेल, जी, सरसों का तेल डालना जो है, नहीं सुनो तो, हाँ। आते हैं बच्चे जी, मार लेके आते हैं, तब कड़वा तेल डाला था, तब मैं कहता हूँ उसमें हींग और जीरा डाला था नहीं कड़वे तेल में। तभी भी नहीं समझती है। हाँ, नहीं हमारे यहाँ तो परंपरा है, दादी ने डलवाया, ये करवाया, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं डाला। सब फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली कान बहना शुरू हो जाता है। कभी डालना ही नहीं चाहिए तेल। तो सर जो अगला सवाल है डॉक्टर जयसिंह सर से है, क्या मानसिक जो तनाव, सर जो स्ट्रेस है, लगभग हर बीमारियों की जड़ है स्ट्रेस लेना, तो इससे क्या कान की भी चीजों पे कोई फर्क पड़ता है, स्ट्रेस या तनाव से? स्ट्रेस एवं तनाव का तो हमेशा ही हर पूरे शरीर पर ही प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस लेने से देखिए आपका बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ने से दिमाग में जो है परेशानी पैदा होती है, राइट, और आपकी मेंटल एबिलिटी कम होती है, और धीरे धीरे करके सुनने की नसों में जो है इसमें असर आना शुरू हो जाता है, जो कि नस की वजह से सुनाई देना कम जो हो जाता है, सेंसरी लॉस बोलते हैं उसको, डिप्लीट हो जाता है। अच्छा, स्ट्रेस का डायरेक्ट संबंध है। स्ट्रेस का संबंध है। और सर ये जो आज हम लोग की जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है मोबाइल, ये कितना खतरनाक है? मोबाइल भी सेम उसी तरह खतरनाक है। मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जो कि आपके कान की बाहरी नली से होते हुए पर्दे से टकराती है, पर्दे से बोन के कंडक्टिव सिस्टम को और बाद में इनर ईयर को डैमेज करती है। और ये बहुत अत्यधिक इसका मोबाइल का यूज करना और बड्स का इस्तेमाल करना, ये हमेशा खतरनाक है, और ये खासतौर से कान के अंदरूनी हिस्से को डैमेज करता है, जो कि परमानेंट की तरह से हो जाता है। अच्छा,
और उसका रिकवरी करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो सर जैसे कि नॉर्मल इंसान होता है तो वो अपना एलएफटी कराता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं या किसी भी तरीके का जो भी उसको दिक्कत होती है वो कराता है। अगर कान का कोई जनरल टेस्ट पूछा जाए तो कान कुछ का होता है? जनरल टेस्ट ऑडियोमेट्री होती है, उससे ये चीज जज हो जाती है कि ये नैरो डेफनेस है या जनरल कंडक्टिव डेफनेस है। कंडक्टिव डेफनेस को तो सर्जरी से या किसी दूसरे माध्यम से इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन नर्व डेफनेस को इंप्रूव करना काफी मुश्किल होता है, जिससे जब ये नर्व डेफनेस ज्यादा डेसिबल लॉस हो जाता है तो फिर हेयरिंग एड ही लगानी पड़ती है। अच्छा। और सर ये था कि कोई इंसान अगर धीरे धीरे उसको कम सुनाई देने लगता है, अभी वो नॉर्मल है लेकिन एक प्रैक्टिस ऐसी आती है कि उसको लग रहा है कि धीरे धीरे जो है हमारी सुनने की क्षमता में जो है दिक्कत आ रही है, तो उसको मतलब कैसे देखा जा सकता है? अगर धीरे धीरे एक लंबे स्पैन में जो है आदमी लहरा हो रहा है तो उसको अपनी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन दोनों का चेकअप कराना चाहिए। खासतौर से ये दोनों बीमारियां हियरिंग लॉस को प्रमोट करती हैं और ऑडियोमेट्री करके ज्ञात किया जा सकता है कि उसका कितना डेसिबल लॉस हो चुका है, फिर उसी हिसाब से टैकल करते हैं उसको। ओके। और सर ये एक सवाल है कि जैसे अभी आपने बताया तेल के विषय में कि तेल डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, उसमें जीरा और वो लगाया है नहीं, तो ये सर जीरा हींग, तो पानी की जो समस्या है, डॉक्टर धर्मेंद्र सर से ही सवाल है हमारा कि जो पानी की समस्या, पानी चला गया कान में या नहाते वक्त चला गया, तो उसको कैसे सर, क्या कितना खतरनाक है वो? या आपकी टैंकी टाइमली साफ होनी चाहिए। ओके, ठीक है, कॉमन स्वास्थ्य तो वो हो गया। दूसरा, आपको लगे पानी चला गया तो कोई भी ईयर ड्रॉप रखी हो आपके घर पे, एंटी फंगल रखी तो और अच्छा, डाल दो, अपना पे निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, ये एक नॉर्मल चीज है, उससे आदमी बहरा नहीं होगा। नहीं ऐसे ऐसे कैसे बहरा हाँ, होने देंगे? मतलब पानी चला गया और ज्यादा टेंशन में आ गया वो। ऐसे नहीं, एक दिन में कोई बहरा नहीं होता। अच्छा, तो ये कैसे सर पता चलेगा कि आगे आने वाली समस्या जो है बढ़ जाएगी? खुजली होनी शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है। अच्छा, तब आके दिखाओ हम लोगों को। तो कुल मिला के जब जो लास्ट में जनरली यही है कि जो है अपने आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करना। नहीं करना। और सर डॉक्टर मनोज सर से एक सवाल आया कि सर ये जो गूगल पे जो ट्रीटमेंट है उसको कैसे आप वेरीफाई करेंगे कि अपने आप जो है चीजें देख के अपने आप इलाज करना? देखिए आजकल गूगल पे और यूट्यूब पे बड़े वीडियोस चल रहे हैं, उसमें दिखाते हैं कान का एक पिक्चर होता है, साइड से वो एक ईयरबड डालते हैं, उसमें कुछ डिवाइस लेता है, पकड़ के खींच लेता है और हर चीज का इलाज गूगल पे लिखा हुआ है जी। बट आई थिंक कान एक डेलिकेट चीज है सर, मुझे लगता है कान के विषय में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, केवल आप मतलब ये मान लीजिए कभी आपको दर्द हो रहा, पेन किलर खा लें, या मतलब हमें लगता है कि कान इज मोर डेलिकेट देन एनीथिंग। अगर ईयर में आपको प्रॉब्लम है तो सर मुझे लगता नहीं कि आप किसी प्रकार से कोई दूसरी बिना देखे किसी चीज पे रिलाई कर पाएंगे। तो गूगल पे अपनी निर्भरता जो है वो छोड़नी, वो कम करनी पड़ेगी। अन्य चीजों में आप करें, गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है, आप हर जगह करें, बट इसमें मुझे लगता है कि नहीं, एक ही एनिमेशन आपको कई रील्स में दिखेगा कि वो साइड से आता है और उसको पकड़ के खींच रहे हैं, प्लग कर रहे हैं, ईयर बैग्स निकालने के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, स्क्रू टाइप का भी दिखा रहे हैं, ऐसे स्क्रू करके खींच लो, तो बहुत चीजें उसमें दिख रही हैं। राइट। मोस्टली चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं सब, तो मुझे लगता है इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके। और अगर बात कान से ही रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं आज वर्ल्ड हियरिंग डे पे, और एक जीवन शैली में डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मैम से हमारा सवाल है सर कि मैम ये जो डाइट्स क्या लेनी चाहिए, जिससे जो है क्या ये डाइट महत्वपूर्ण है भी कान के लिए, या जो है ऐसा कुछ है? वैसे तो स्पेशली नहीं है, लेकिन हाँ एक जैसे कि कुछ डाइट प्लान होते हैं, इसमें विटामिन B12 का बहुत रोल है हमारे यहाँ। ओके। इसमें क्या है कि ये किसी भी नर्व के लिए, उसकी रिपेयर या फिर उसकी एनहेंसमेंट के लिए ये बहुत जरूरी विटामिन है। तो कुछ डाइट सोर्स होते हैं, वैसे तो नॉन वेजिटेरियन ज्यादा सोर्स होता है B12 का, लेकिन अगर वेज की बात करें तो कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पनीर है, दही है या मिल्क है, तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें B12 की मात्रा ज्यादा होती है। B12 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, विटामिन E, D, ये सभी सप्लीमेंट्स जो हैं अगर वेज सोर्स है तो इनके द्वारा मिल सकता है, बाकी नॉन वेज में मीट है, फिश है, इसमें रहता है, तो ये कुछ सोर्स अपनी हम डाइट में जो है इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा। मैडम ने बताया सब बातें इसमें, लेकिन मैंने कुछ एक्सपीरियंस ये देखा है कि आप डाइट में तो ओरली खा रहे हैं चीजों को,
बट एज के साथ साथ या किसी किसी को जो एब्जॉर्प्शंस की प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन में, वहां पर वही B12 हम जो खा रहे हैं उनसे, इट इज नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब होकर शरीर में नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग सप्लीमेंट तो कर रहे हैं, बट वो मुझे लगता है कि कहीं इसमें लैकिंग है। तो वेजिटेरियन हमको हम लोग अभी रिकमेंड करते हैं, जैसे डायबिटिक्स हैं तो B12 के इंजेक्शन से, मल्टीविटामिन इंजेक्शन सर भी बताएंगे। ये मुझे लगता है सर कुछ ज्यादा ही मतलब ज्यादा एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है एज के बाद। ओरल सप्लीमेंट्स अगर ले रहे हैं तो ठीक है, बट एब्जॉर्प्शन भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। सर भी कुछ बताएंगे इंटेस्टाइनल। शरीर का, जैसे सर ने कहा, शरीर का हर अंग धीरे धीरे कमजोर होता है, तो हमारी जो अब्जॉर्प्शन पावर है बल्कि वो भी कमजोर होती है। सर ने कहा कि कुछ विटामिन कमी होती है या मिनरल्स कमी होती है जो भी उसमें जरूरत होती है, अगर उसको हम ओरल देते हैं, मतलब मुंह के द्वारा देते हैं, कई बार हजम नहीं हो पाता है। ऐसे पहले तो पता करना वाकई कमी है या नहीं है। अगर पता करते हैं कमी है तो सर जैसे कह रहे थे कि उससे दूसरे रूट हैं, जैसे कि इंजेक्शन द्वारा IV रूट है, IM रूट है, उससे जल्दी खुल मिलती है। और कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो इससे बहुत रिच होते हैं, बहुत इसमें ज्यादा मात्रा होती है, उन भोजन से भी काम चल जाता है। थैंक यू सर। और सर इसी क्रम में एक सवाल आया हमारे दिमाग में कि जब अभी लास्ट टाइम, ये सबसे पहली बार जब मैं फ्लाइट में बैठा था, तो ऊपर जब फ्लाइट ऊपर जाती है तो अचानक से कान में बहुत तेज दर्द होता है। ये लगता है कुछ कान में ही सारा जो है, मतलब प्लेन का पूरा जो भार है वो कान पे ही आ गया। तो ये मेरे साथ ही हुआ, ये एक कॉमन चीज है सर? एक ट्यूब होती है जिसको कहते हैं यूज सेकेंडरी, ठीक है, नाक के पीछे वाले हिस्से से लेके कान के मिडिल ईयर तक जाती है, वो ब्लॉक कर जाती है। अच्छा। पहले टाइम में जब आप फ्लाइट पर बैठा करते थे, आपको टॉफी दिया करती थी हाँ। चबाने के लिए, आप चू करते रहो। अभी भी अगर बच्चा साथ में है गोदी में तो उसको कहते हैं या तो उसको दूध पिलाओ या सक्लिंग करवा, कुछ ना कुछ करवा, ताकि वो ट्यूब यूज करती रहे। अब वो बंद हो जाएगी तो आपको दर्द होगा। अच्छा, तो ये एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज ऐसा होता है कि जब एक खास वातावरण रहते हैं, वहां का बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर होता है। हम जब एकदम ऐसी जाते हैं जहां पे बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर उतना है, उस प्रेशर के डिफरेंस कारण हमारे जो अंदर के सिस्टम, जो सर ने बताया ट्यूब है, वो ब्लॉक होने लगती है। उसका जो सर ने बताया तरीका तो ये कुछ खाते रहने, तो मुंह खोल लें, जम्हाई ले लें तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो ये जो फ्लाइट वाली दिक्कत है, ये तो इतनी ज्यादा सबके साथ होती है लगभग सभी के साथ। और सर जैसे अभी एक सवाल ये था कि जो नवजात शिशु हैं या बच्चे जो बिल्कुल न्यूबॉर्न, अगर उनको माएं लेट के दूध पिलाती हैं तो क्या कान में समस्या का जिक्र किया, स्टेशन टू जिसको ऑडिटेटिव बोलते हैं, वो बच्चों में हम लोग के जैसे एडल्ट्स में उसका ओरिएंटेशन खड़ा है, वर्टिकल है। हाँ। तो आप दूध पीते हो तो जरूरी नहीं कि उससे कान में कोई प्रॉब्लम हो, बट अगर बच्चा है उसका हॉरिजॉन्टल मतलब थोड़ा बेड़ी है ओटी, राइट, तो अगर उसने दूध पिया और उसको खांसी आ गई, ये बच्चे को अक्सर खांसी उल्टी हो गई तो नाक से भी निकलेगा, मुंह से भी निकलेगा, साथ में कान में भी रिटर्न हो जाएगा राइट, खाने का दूध, तो फिर उसमें सर मुझे लगता है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा। तो लिटा के दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिटा के दूध बच्चे को ना पिलाएं। बिल्कुल। और मुझे याद है कि एक समय की बात है, हम डॉक्टर जयसिंह सर के पास ही गए थे, तो हमारे मतलब एक रिलेटिव थे, तो उनको दिक्कत हो गई थी जुकाम की और खांसी की। तो सर ने बताया कि जो है AC का टेम्परेचर क्या रहता है। तो वो बात मुझे सर याद है आपसे, क्योंकि ये ओपन फोरम है, वहां पे पूछना चाहेंगे बच्चों के लिए AC कितनी खतरनाक है, किस टेम्परेचर पे उसको रखना चाहिए जिससे वो नॉर्मल रहे। देखिए ऐसा है कि हम लोग अमूमन आजकल के गर्मी के दिनों में लोग 16 या 17 रखते हैं, लोएस्ट रखते हैं। जी। लोएस्ट रखने से बहुत जल्दी ठंड लगने लगती है और आदमी को बहुत बढ़िया फील होता है। राइट सर। लेकिन वही ठंड जो है बच्चों में ज्यादा इफेक्ट करती है। हाँ। वजह यह है कि बच्चा छोटा होता है, उसकी बॉडी को उतना ज्यादा नीचे का तापमान सहने की कैपेसिटी नहीं होती है। राइट सर। ऐसे में उसको जुकाम होना स्वाभाविक है। बच्चे को जुकाम हो जाता है और जुकाम होने के बाद जो भी उसको नाक से डिस्चार्ज आता है, तो बच्चा जो है उसको ज्यादातर सुड़क लेता है। बिल्कुल।
और या माँ जो है नाक भरी हुई है तो उसको साफ करा देती है। इन दोनों ही कंडीशन में यूस्टेकियन ट्यूब, जिसका भी डॉक्टर धर्मेंद्र ने जिक्र किया, इसके थ्रू इन्फेक्शन जो है नाक का कान की मिडिल ईयर में पहुंच जाता है और मिडिल ईयर में पहुंच करके इन्फेक्शन पैदा करता है और उस इन्फेक्शन से जो डिस्चार्ज होता है वो मिडिल ईयर में इकट्ठा हो जाता है और वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है और उस प्रेशर के बढ़ने से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सूज जाती है और काफी पेनफुल हो जाती है। राइट। तो उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को कई बड़ों को भी होता है। तो जब बहुत तेज दर्द होता है तो इसीलिए ठंड के लिए मैंने मना किया होगा और उसको करना भी नहीं चाहिए। उतना टेम्परेचर रखना चाहिए एसी का जितना आपको और बच्चों को सभी को सुविधाजनक हो, किसी को जुकाम ना हो। हाँ, 22 से 24 के बीच में रखना। हाँ, 22 से 24 से अगर बच्चा है छोटा तो आप 27-28 भी रख सकते हैं। घर में ठंडक रहेगी। गर्मी में जब बाहर का टेम्परेचर आपका 44 डिग्री है तो 28 में 27 में आप रिजल्ट महसूस करेंगे, आप भी और बच्चे को कोई खास नुकसान नहीं। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। और अगर प्रोफेशन की बात करें मैम, अगला सवाल आपसे, प्रोफेशन की बात करें बहुत रडार पे हैं इस तरीके की समस्याओं के कि इनको समस्या होना, जैसे कान की जो समस्या है वो उनको होना लाजमी है कि हो जाएगी क्योंकि उस तरीके से इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। तो वो कौन से प्रोफेशन हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। इसका मैंने पहले भी मेंशन किया था। जैसे कि जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मशीन के उसमें नॉइज एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि अपनी माइनिंग फैक्ट्रीज हो गई, अपनी टेक्सटाइल वगैरह हो गई, मिल्स वगैरह हो गए, तो वहां पे वो उसके एक्सपोजर में रहते हैं। दूसरा ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं, बेसिकली जो ऑल टाइम जो है हॉर्न्स या फिर बाकी जो व्हीकल्स हैं उसकी आवाजों के बीच में रहते हैं, वो भी इसमें एक्सपोज रहते हैं। तीसरा हो गया ये पुलिस वाले हो गए सर्विस सेंटर्स पे जहाँ पे मशीनरी रिपेयर वगैरह होती है, वो कॉन्स्टेंटली उससे एक्सपोजर में रहते हैं। मेट्रोज हो गए, रेल्स हो गए, रेलवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, जहाँ पे हमेशा रिपेयरमेंट या फिर सर्विस वगैरह चीजें होती रहती है। तो ये सारे प्रोफेशन होते हैं। और कुछ मैंने ये देखा है जैसे कि जिम्स वगैरह में भी जहाँ पे वर्कआउट लोग करते हैं, वहाँ पे वो अगर 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं तो वो पूरे टाइम हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स यूज करते हैं। वो अगर आप उनसे बात भी कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंटली अब कितने डेसिबल पे क्या है, लेकिन उसका एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि आजकल जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कुछ हेडफोन्स आते हैं जो नॉइज कैंसिलेशन वाले आते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपना बैकग्राउंड नॉइज को खत्म करने के लिए हम उसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें हेडफोन्स को और ईयरफोन्स को, तो हेडफोन्स जो है थोड़ा स्प्रेड करके अंदर वॉल्यूम भेजते हैं। और रही बात ईयरबड्स की, जो कैनाल में रहते हैं, वो बेसिकली पूरी साउंड को एज सच जो है ईयर ड्रम तक पहुंचाते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो थोड़ा सा सही कर सकती है चीजें, और वो जो प्रोफेशंस हैं उसके लिए हो जाएगा। जिम के लिए जैसा आपने बताया कि नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स आर आई थिंक बेटर, उसमें साउंड ना ले आप, वो नॉइज बाहर की नॉइज को कैंसिल करेंगे तो आप अपने आप को आइसोलेट महसूस करेंगे। अच्छा, ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक्टिवली नॉइज को कैंसिल करते हैं बाहर से आने वाली साउंड। तो आपको अंदर शांति महसूस होगी बट उसमें साउंड नहीं चलेगी। एयरपोर्ट पे, हाँ एयरपोर्ट्स पे जो वर्कर्स होते हैं, राइट सर। जी हाँ, ये सर एयरपोर्ट पे जो सर ने बताया, एयरपोर्ट पे जो मेंटेनेंस वर्कर्स हैं हाँ, उनके लिए है। हाँ। यस सर सर। अच्छा, तो वही जो है यूज करना। नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स, इसमें आवाज नहीं आती है बट वो एक बाहर के साउंड को कैंसिल करके रखते हैं। एक सर, आज के समय में देखा गया है कि जो आम लोग जो हो रहे हैं, जैसे वर्किंग से आए या काम करके आए, फिर वो जो रात में सोते हैं उनको नींद नहीं आती तो वो म्यूजिक का सहारा लेते हैं। म्यूजिक का सहारा लेते कैसे हैं कि वो हेडफोन लगा के लेट गए और गाना चलता रहा और वो फिर सो गए, वो हेडफोन कब बंद हुआ पता नहीं चलता। तो ये खतरनाक है। खतरनाक तो है, ये सब जानते हैं, कितना खतरनाक है इस बारे में अगर आप कोई सलाह देना चाहें सर, क्या है? हेडफोन या यूट्यूब लगा के सो गए वो, हेडफोन की साउंड ज्यादा नहीं रखनी है। तब जैसे कि वैसे आजकल जो हेडफोन आ गए हैं उसमें भी लिमिटेशन है, हो गए हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनी बना रही है, उसमें भी साउंड लिमिटेशन, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। साउंड लिमिटेशन रहती है कि उसके ऊपर 70 डेसिबल से ऊपर आपको वैसे भी नहीं सुनना चाहिए। 80 से ऊपर 80 डेसिबल से ऊपर अगर आपको साउंड कहीं पर भी है तो रिकमेंडेड है कि आप कोई ना कोई प्रोटेक्शन जरूर लगाएं कान पे। सर क्या दवाइयों का जो है ज्यादा यूज भी इसके लिए आता है साइड? ये ड्रॉप अच्छा,
अगर परफोरेशन है, आप बराबर ये ड्रॉप यूज कर रहे हैं, उससे भी बहुत जल्दी हियरिंग लॉस होता है। ईयर ड्रॉप से भी हियरिंग लॉस होता है? जी जी हाँ। ईयर ड्रॉप तो सब लोग डाल रहे हैं। ऐसे नहीं रहता, मतलब जिसके छेद है अच्छा। उसकी बात कर रहा हूं। और क्योंकि आज की डेट में तो मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक ईयर ड्रॉप आ गए हैं, तो सब नॉर्मली अगर पर्दा सही है, ये ड्रॉप डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर। अगर परफोरेशन है, हाँ। आप बराबर ये ड्रॉप यूज कर रहे हैं, उससे बहुत जल्दी हियरिंग लॉस होता है। अच्छा, दूसरा रुक गया, एक चीज मैं भूल रहा। जी। बच्चों में फॉरेन बॉडी, ओके। ये लोग बाहर अटेंड करवाते हैं, मोती चला गया, बाहर निकलवाया, वो निकाल तो पाते नहीं और अंदर कर देते, हाँ इससे हियरिंग लॉस होता है, परफोरेशन। बिल्कुल सर। सर कुछ ऐड करना सर? साथ में बाहर जो मार्केट में या गांव में निकालते हैं लोग, निकाल नहीं पाते हैं और साथ में पर्दा भी फाड़ देते हैं। बिल्कुल। अब ब्लीडिंग होने लगती है, ऐसी कंडीशंस में मरीज आता है तो फिर हम लोगों के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। निकल तो जाती है लेकिन फिर परफोरेशन का इलाज भी करना पड़ता है, तो इसलिए अपने आप ट्राई नहीं करना चाहिए। कोई भी फॉरेन बॉडी पड़ी हुई तो उसको निकालना नहीं चाहिए। जैसे मेडिसिन के बारे में बताया, तो सर ने बताया कि लोकल ईयर ड्रॉप्स अवॉइड करनी है। साथ में हमारे फिजिशियन सर लोग बताएंगे कि कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जो खाने से भी हियरिंग पे असर आता है। राइट। जैसे कीमोथेरेपी, कुछ दवाइयां या जनरल यूज में होने वाले कुछ ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशंस हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स। जेंटामाइसिन, अमीका सिंह भी शायद। हाँ, हाँ जो जनरल दवाइयां पहले हम लोग सुनते आ रहे थे नाम, वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को ट्रबल में डाल रही है, जैसे कि अमीका सिंह। कुछ एंटीबायोटिक्स। एटीटी के इलाज में कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन कुछ कॉमन साइड से जो सारी जो लोग आते हैं वो मोस्टली खा के एक्सेस में खा के आते हैं। राइट, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन अब सब लोग मतलब ये खाने हम दवाई स्टार्ट करें तो अगर मान लीजिए कभी कोई पेशेंट ऐसे भी है जो एडमिशन के बाद आते हैं कि सर हम 1 महीने एडमिट रहे और फलानी जगह पे और कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, अब मुझे सुनाई नहीं देना अचानक से, तो हो सकता है कोई ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशन चल गई हो उसको। और किसी पर्सन को जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है कि वो दवा उसको ही असर करेगी, एडवर्स मुझे वो नहीं करेगी, आपको कर सकती है। हाँ सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हमने कहा था कि इस दवाई से कुछ खास वो कंजेनिटल एलर्जिक है, अगर उस दवा से एलर्जी है तो हर जगह पे असर डालती है, तो कान पे भी असर डालती है। राइट सर। और सर अगर देखिए, क्योंकि ईएनटी जो सर्जन्स हैं मोस्टली शहर में है, गांव वगैरह में अभी उस तरीके से डॉक्टर्स शायद नहीं है, लेकिन कई बार गांव में किसी बच्चे के कान में या तो कोई तीली टूट गई या कोई भी चीज वो डाल रहा था वो कान में ही रह गई, उसके लिए गांव में जो मैंने देखा भी है 1-2 बार कि वो पानी डाल के उसको निकालते हैं, कि पानी जो है फ्लो से डालते हैं फिर वो निकल के आती है। तो ये चीज आज भी कॉमन है, क्योंकि हमने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा। यही काम कर सकते हैं तो वो ये प्लीज सर। इमरजेंसी में ही काम कर सकते हो, बस प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, ये ना इतना प्रेशर मारना पड़ता है, पूरा फाड़ फूट के अंदर चली जाए। तो उसके लिए भी हमें एक सर आज कुछ ऐड सर डायरेक्शन उसकी तरफ नहीं होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन उसकी कान के पर हाँ अच्छा, तो उसमें भी कोई योग्य जो सर्जन है उसी के पास जाने की प्राथमिकता देनी चाहिए। बेहतर तो यही है कि क्वालिफाइड ईएनटी सर्जन या जो भी डॉक्टर है उसके पास जाना चाहिए। हाँ गांव में अगर ज्यादातर लोग बेकरी करते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो सीधे लिया और सीधी धार मारते हैं, धार मार देते हैं, डैमेज हो जाए। तो उन्हें ये तो पता है। पहली चीज तो ये इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, 4 दिन बाद भी निकलवा लोगे तो निकल जाएगी अच्छा यारी दिमाग में। गाँव में लोग समझते साले दिमाग में चली जाएगी, राइट सर। उसमें अटेंड करते हैं वो गड़बड़ करते हैं। तो इसमें सर कई बार कोई कीड़ा भी चला जाता है, क्या इमरजेंसी? कीड़ा अगर चला, अगर मान लीजिए कोई सब्जी है या कोई मटर का दाना, या फिर आप सपोज करें कि माचिस की तीली चली गई, उन्होंने निकालने का प्रयास कर, निकली तो नहीं, फूल वो अलग से गई, हाँ इन्फेक्शन का सोर्स और बन गई। 2 दिन बाद वो आ रहे हैं दिखाने, राइट, तब तक अच्छा खासा उसमें इन्फेक्शन का सोर्स है, अगर कोई मटर का दाना है, फूल या हाँ जो नॉन वेजिटेटिव फॉरेन बॉडीज है, लाइक कोई मोती है या कोई पत्थर है, उसको आप छोड़ सकते हैं, सर पानी से निकालने का प्रयास कर सकते हैं। जिंदा कीड़ा गया है जी, तो इमरजेंसी नहीं, तुरंत आना है। उसने पता होता तो उसमें सर हाँ कहते हैं अच्छा, आके दिखा देंगे। उसमें ऐसा है, अगर किसी के कीड़ा चला गया है तो उसकी खोपड़ी नाच जाती है, आदमी की नाच। हाँ
जब तक जिंदा कीड़ा, हाँ, तो इसके लिए क्या है कि आप निकालने का प्रयास करेंगे, छोटा सा मच्छर घुसा है, अभी एक कोने में दूसरे कोने में नाचता रहेगा, जल्दी वो नहीं होता। तो ऐसे अगर गांव में कोई आदमी है तो उसको लिटा करके, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसको लिटा करके उसकी कैनाल के मुंह तक ऑयल या कुछ दीजिए, कीड़ा उसमें मर जाएगा। क्योंकि साथ जब कीड़ा मर जाएगा तो वटाइगो शांत हो गया, कोटी नाचना शांत हो जाएगी, बाद में वो शहर में आके आराम से रह सकता है। उसका डर भी खत्म हो जाएगा सर। लेकिन अगर कोई साफ कान है और कीड़ा चला गया तो कीड़ा भी सोचता हो म्यूजियम में आ गया, वो तो है ना। हाँ, उसको दिखती होंगी चीजें अंदर से अंदर। पूरा दर्शन हो जाता होगा कान का कि इधर वो कीड़ा सीधे में एक चला, हाँ, जिसको कुछ तो कुछ मिलने का रास्ता उसको नहीं मालूम, वो रास्ता ढूंढते ढूंढते ही और अंदर जा रहा है। वो जो रास्ता ढूंढता रहे इसके कान में घुसा है। तो ये इस कान से घुस के इस कान के आने का कोई रास्ता है वह? ऐसा कोई रास्ता भगवान ने नहीं बनाया अभी। सोचते हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि ये जो कान है ये आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं अंदर से। नहीं जुड़े हो सकता है, जुड़ी है। तो ये सर, अच्छा सर, इसी में जो ये था कि हेलमेट लगाना, क्योंकि अब तो अनिवार्य हो गया, अपने लखीमपुर में भी बिना हेलमेट के तो पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो ये सब कान पे प्रभाव डालता है क्या? हेलमेट बार बार टाइट करके पहनना बाहर की आवाज कम हो जाएगी। टेम्परेरी कर सकता है, बाहर की आवाज को कम करेगा। तो जब तक आप हेलमेट पहने हुए हैं तब तक आप बाहर का पीछे का शोर कोई हॉर्न दे रहा है तो कम सुनाई देता है। इसकी वजह क्या है कि हेलमेट जो है कान को पूरी तरह ढके रहता है, तो इसलिए जो साउंड का कंडक्शन बाहर से कम हो जाता है। और मैम आपसे अगला सवाल है, क्योंकि कोविड से हम लोग, अब तो दुनिया दो फेज में है, कोविड के पहले कोविड के बाद। तो अगर कोविड की बात करें तो सुनने की क्षमता पे क्या इसका कोई असर पड़ा है, अगर हम बात करें हाँ, कुछ वैक्सीन का? या वैसे तो ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन हाँ, इसका हियरिंग लॉस पे फर्क पड़ा है। इसका रीजन भी हम उसी से लिंक करेंगे, मेडिसिन वाला रोल है, क्योंकि उस टाइम पे हमें एजिथ्रोमाइसिन या फिर आइवरमेक्टिन और कुछ मेडिसिन ऐसी थी, एंटीवायरल ड्रग्स थी, जो बहुत ज्यादा कंज्यूम लोगों ने ली थी, तो उसका कहीं ना कहीं ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। तो वो जो ओवर यूज उस टाइम पे हुआ था, तो उस केस में हमारा सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की तरफ ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। दूसरा ये है कि इम्यूनिटी तो उस टाइम पे डाउन थोड़ी हुई है, तो उसकी वजह से ये जो हमारी क्रोनिक डिसऑर्डर्स रहे हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो ऐसे पेशेंट ज्यादा प्रोन हुए हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए। राइट सर, कुछ ऐड? इसमें सर मैंने ये भी देखा है, कोविड के बाद सडन हियरिंग लॉस के केसेस बढ़ गए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं किसी कार्डियक अरेस्ट आ रहा अचानक से, तो जब दिल में क्लॉट बन सकता है, तो अगर वो माइक्रो क्लॉट्स कान की आर्टरीज में है तो वहां भी सडन हियरिंग लॉस के केसेस हम लोगों ने भी देखे हैं। ओके, जो बढ़ रहे हैं अचानक से। लोग कहते हैं कि हम बाइक पे गए थे सुबह 4 बजे 5 बजे, महिलाएं, अब जब मुझे महसूस होता है कि मान लीजिए फीमेल बैठी है, तो एक साइड बैठे हैं, एक कान में हवा ज्यादा लग रही तेजी से, ठंडी हवा है दाहिने कान में, तो उससे वेसोस्पाज्म होने का खतरा कान के अंदर भी है। अच्छा, वेसोस्पाज्म मतलब कोई भी नस का सिकुड़ जाना, सिकुड़ने के बाद अगर उसमें सब ये है कि ऐसा हो रहा है, हियरिंग लॉस के केसेस आ रहे हैं इस टाइप के। तो सर कोई पेशेंट ऐसे आते हैं जो एक अनोखी चीज बता देते हैं, जैसे मैं पिछली बार आपके पास ही गया था, तो उसने बताया, एक पेशेंट आए थे तो उन्होंने बताया कि सर कान में दिक्कत है और कंधा दर्द हो रहा है, आपको अगर याद हो सर, तो ये ऐसा होता है कि ऐसा मैं तो उसको कोरिलेट नहीं कर पाया सर। वो कुछ मतलब साइकेट्रिक इलनेस थी उस पेशेंट को, उसको लग रहा था मेरे कान में फंक्शनल था, कंधे में मेरे दर्द, पूरे कपड़े में एक साइड में दर्द हो रहा है, ऐसा मुझे मिला था पेशेंट। सर कुछ ऐड कर? कान का दर्द और दांत का दर्द हाँ, कई बार मिमिक करते हैं। अच्छा, ये समझ में आता है दांत में दर्द होता है, लगता है कान में दर्द हो रहा है। जिसको पहली बार दांत का दर्द हुआ होगा उसको कई बार लगता है कि कान में परेशानी है, तो कान और दांत का दर्द दोनों मिमिक करते हैं। जी। और इसी में अगर हम ऑडियंस से कुछ सवाल लेना चाहे, क्योंकि ऑडियंस के सवाल अगर हो तो हम लेना चाहिए। एक माइक। कान सेंस ऑर्गन है और कान का खास महत्व है। जैसे भाई आंख का महत्व है कि देखती है, कान सुनती है, और कान का महत्व तब बढ़ जाता है जब आंखें नहीं देखती, तो कान का और महत्व बढ़ जाता है। आदमी अपनी कान से ही आंखों का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल, चाहे वो लड़ाई या किसी समय पे। तो जैसे सब चीजों की आजकल योगा में एक्सरसाइज है, हर चीजों में एक्सरसाइज है। मैं मंच पे बैठे जो भी ENT स्पेशलिस्ट हैं चाहूंगा कि
ये आम जनता को या सबको पता रहना चाहिए कि ये तो हो गया कि क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है या योगा है जिससे अपना कान हम स्वस्थ रख सकते हैं। सर हाँ सर, ऐसे बोला जाता है कि अगर हम brisk वॉकिंग करते हैं इन अ डे 30 मिनट्स या फिर 5 टाइम्स इन अ वीक, तो वो एक हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और ऑक्सीजनेशन बेसिकली हमारा इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड सप्लाई या जो हमारा डैमेजिंग ब्लड वेसल्स है हमारी इनर ईयर्स के, उनका रिपेयर जो है आसान करता है। या फिर जॉगिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, ये सब ये जो कुछ एक्सरसाइज है एरोबिक एक्सरसाइज, कार्डियोवास्कुलर जो हमारी सप्लाई है उसके लिए, उसकी हेल्दी के लिए उसको इंक्रीज करता है। योगा में तो ऐसा कुछ योगा में नहीं, योगा में तो कुछ नहीं पड़ा। सर ये जितनी भी आपकी दैनिक एक्सरसाइजेज है लगभग सभी का रोल है इसमें, क्योंकि जो भी ब्लड वेसल्स में सप्लाई बढ़ाता है, ब्रेन में भी सप्लाई बढ़ती है, उसका डायरेक्टली है। कान का बहुत अलग, क्या आप दौड़ रहे कर रहे हैं, इज देयर एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर एयर? नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये थ्रू इनर ईयर है, थ्रू इनर ईयर ही है उसका। शीर्षासन का क्या रोल है? हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं है, जहां जहां और- होता है वहां वहां रोल है। पर जो कान खींचे जाते थे उसका क्या रोल है? कान गर्म हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ती है बस। तो बचपन में कान खींचना जो है इम्पोर्टेंट है। तो ब्रेन के लिए एक्सरसाइज बताइए। जो चीज ब्लड की सप्लाई जो है ब्रेन में बढ़ाती है, सबका रोल है। तो मोस्टली सर जो ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस कर सके या बढ़ा सके, वो सारी जो है एक्सरसाइज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और सर ये अगर हम हेयरिंग एड की बात करें सर, तो क्योंकि आम जनता है, ये सारी पब्लिक है हमारे साथ में, तो इनकी कॉस्टिंग क्या रहती है? अलग अलग है या कुछ इसका स्पेसिफिक जवाब है? ये बहुत महंगे हैं ये हियरिंग एड। हेयरिंग एड। सर हियरिंग एड लाइक हियरिंग एड मतलब स्टार्ट होता है बहुत कम प्राइस में भी है, अच्छा 1000, 2000, 3000, बट उसमें हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि जैसे मान लीजिए किसी ने एक हियरिंग एड लगाया तो उसमें वो प्रोग्रामेबल नहीं है, नॉर्मल हियरिंग एड है, एनालॉग है, तो हम पूरी साउंड को बढ़ा दे रहे हैं। राइट। रेडियो की आवाज बढ़ा दीजिए आप, हाँ तो अनवांटेड है वो भी बढ़ेगा, वांटेड भी बढ़ेगा। राइट। और जो हियरिंग एड अच्छी है, प्रोग्रामेबल है, वो आपकी एक ग्राफ बनाएगा ऑडियोमेट्री का, उस ग्राफ में जिस लेवल पे आपका, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको कम सुनाई दे रहा है सिर्फ उसी को बढ़ाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम कम आएगी, बट वो थोड़े कॉस्टली है। ओके। 2000 से ऊपर स्टार्ट करेंगे नॉर्मल वाले, और 10 बस के आसपास आपको नॉर्मल मिल जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है और हम लोग भी कुछ ना कुछ फंडिंग करते रहते हैं IMA के द्वारा, जी। आगे भविष्य में भी जारी रखेंगे इसको। तो राइट सर, तो इसी में ऑडियंस में एक दूसरा सवाल हमारे बीच में है, प्लीज सर। डॉक्टर संजीव भल्ला सर का ये सवाल है। और सवाल नहीं, इस बड़ी सी जानकारी मैं अपने लिए फिजिशियन देना चाहूंगा अपने ऑडियंस को। ये सर एक सवाल भी था कि बीइंग ए फिजिशियन जिसे आप ट्रीट करते हैं, तो कौन सी दवाइयां हैं जो आपका है वो आप ऐड करिए, लेकिन हमारा ये पर्सनल सवाल था कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो नुकसानदेह हैं? देखिए, बहुत सी कीमोथेरेपीज हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, और हमारी जैसे एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं। तो इसमें जैसे हम यूज करते हैं, एक आती है एस्प्रिन। जी सर। एस्प्रिन का अगर आप ओवरडोजिंग होती है लॉन्ग टाइम पर, और हम लोग के जितने पेशेंट्स हैं हार्ट्स के वो लेते रहते हैं, तो टेनिटस उसमें होता है, कान में झंझनाहट की अक्सर आवाज ऐसे आती है, वो एस्प्रिन से हो सकती है। हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग्स लेते हैं, जैसे क्विनिन एक टाइम पे आती थी, सिंकोना होती थी, तो ऐसी सैलिसिलेट्स हो गई उसमें। और हमारी जो एंटी हाइपरटेंसिव या जो हम लोग दवाइयां देते हैं, जैसे लूप डायरेटिक्स होती है, लेसिक्स, टॉर्सिमाइड है ना, तो ये जो लूप डायरेटिक्स है, इनसे जो है ऑटोटॉक्सिसिटी डेवलप होती है। ऐसे ही इनालाप्रिल टेबलेट्स होती हैं जो एज इनहिबिटर्स के नाम से इसे जानी जाती हैं,
लिस्नोप्रिल हो गए और एनालाप्रिल हो गए खासकर, ये जो है ये ऑटोटॉक्सिक होती है। ऑटोटॉक्सिक मीन्स होती है वो इनर जो एक्सटर्नल मिडिल और इनर ईयर, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि इनर ईयर जो होता उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको शायद ऑटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, ये वो उसको डैमेज कराती है। और हमारी जो कीमोथेरेपीज में जैसे सिस्प्लेटिनम होती है, एक नेफ्रोटॉक्सिक तो ये होती है, साथ में ऑटोटॉक्सिक भी होती है जो काफी कैंसर्स के पेशेंट्स को यूज की जाती है। और ऐसे ही एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि बहुत पेरिफेरी पे यूज की जाती है, हम लोग तो कम यूज करते हैं, जो टाइफाइड में यूज की जाती है क्लोरामफेनिकॉल, ये ऑटोटॉक्सिक होती है। जैसे प्रियंका मैम ने बताया कि एजिथ्रोमाइसिन्स है और ऐसे ही एमिनोग्लाइकोसाइड्स है जैसे कि जेंटामाइसिन है, एमिकासिन है और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, ये सब हो ही गई। और लेकिन एक दो ऐसी एमिनोग्लाइकोसाइड्स है जो ऑटोटॉक्सिक नहीं होती है, उसमें एक होती है मेटिलमाइसिन और एक नियोमाइसिन जो होती है, नियोमाइसिन भी ऑटोटॉक्सिक होती है। अच्छा। और केनामाइसिन होती है, वो ऑटोटॉक्सिक नहीं होती है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स। और एक थोड़ा सा वो अभी जो बात चल रही थी विटामिन B12 के बारे में, अपने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो हम लोग के अंदर डिफिशियंसी होती है। एज सच हम जो ऊपर से जो इनटेक करते हैं उसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन जो होता है बड़ा पुअर होता है एब्डोमेन, मतलब इंटेस्टाइन्स के अंदर जो होता है जितने हम लोग देते हैं उसमें पुअर एब्जॉर्बिलिटी होती है। इसलिए मेडिसिन लेते हुए भी तमाम बार हम लोग जब अपना मास्टर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उसमें हाँ एक जानकारी ये भी देना चाहूंगा, जो लोग हम लोग मास्टर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ ये 1100 रुपए का है, ये इतने का पैकेज है, तो उसमें B12 और विटामिन डी जो कि 80% हमारी जो सोसाइटी है उसमें वो सफरर है। मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोग जो भी अपना इस तरीके का पैकेज लेते हैं हेल्थ पैकेज, उसमें विटामिन B12 और विटामिन डी ये दोनों आप लोग उसमें जरूर शामिल करवाएं। उसमें विटामिन विटामिन B12 जो है वो 80% को कम होता है और उसके लिए सबसे अच्छी जो अब आई है नेजल स्प्रे आया है, वो नाक में डालते ही क्विकली एब्जॉर्ब करता है और पूरी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्प्शन उसका बहुत ही अच्छा होता है। जैसे हम लोग हार्ट की दवाइयां सॉर्बिट्रेट देते हैं जीभ के नीचे, सबलिंगुअल देते हैं, क्विक एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर, सीधे ब्लड में आ जाती है और हार्ट को रिलीफ देती है। ऐसे ही B12 जो है वो नेजल स्प्रे उसका आया है और उसका मैंने प्रैक्टिकल मेरे ऊपर कंपनी वालों ने उसका वो भी किया है कि वो भी मैं आपको कहो तो शेयर कर देता हूँ। टाइम है? बिल्कुल हाँ, सही। कंपनी वाला जो नेजो B12 जो करता था वो मेरे को, मैंने अपना जब पैकेज कराया तो मेरा खुद का B12 कम आया तो वो मेरे को दे गया, तो मैं नाक में डालता था, कभी कभी नाक से टपकती थी, लाल रंग की दवाई होती है, तो मैंने कहा यार ये बड़ा झंझट वाला, मैंने उसको लिखना छोड़ दिया। फिर वो आया, वो कहता है कि भाई वो सर वो आप इसको यूज करिए, तो हमने कहा ठीक है यूज तो करता हूँ यार, इसमें बड़ा झंझट है। तो उसने कहा सर मैं आपको प्रैक्टिकल तजुर्बा आपको बताता हूँ कि मेरी कंपनी आपको 1200 रुपए देगी और आप इसका अपने ऊपर तजुर्बा करिए। तो हमने कहा वो क्या है? बोला आप अपना जो है वो ब्लड सैंपलिंग करा लीजिए और फिर मैं नाक में आपको दवाई डालूंगा और 20 मिनट बाद रीसैंपलिंग कराइए ये जानने के लिए कि B12 आपको कितना बढ़ा। तो 20 हमने कहा एक शर्त मेरी रहेगी। बोले बताइए। मैंने कहा ये जो लैब होगी ना ये आपकी नहीं होगी, मेरी होगी। बोला ठीक है डन। संजय पैथोलॉजी से मैंने उसको, अभी ये 3 महीने पुरानी किस्सा है, और मैंने उसको बुलाया। संजय से मैंने बोला कि भाई मेरे ऊपर तजुर्बा होने जा रहा है, कंपनी मेरे ऊपर कर रही है। मैंने अपना सैंपलिंग कराया और उसने 2-2 ड्रॉप्स मेरे नाक में डाले और 20 मिनट बाद मेरा फिर सैंपलिंग हुआ। जो मेरा 129 आया था बिफोर ड्रॉप, वो 20 मिनट के बाद हो गया 1800। 30 मिनट बाद सर, आफ्टर 20 मिनट्स 1800 हो गया। तरीका बहुत अच्छा था सर आपका। तो मैंने संजय के ने फोन किया, अरे भाई भल्ला साहब ये क्या है, ये किसका पहला वाला सैंपल दूसरा किसका? मैंने कहा दोनों मेरे। मैंने तुम्हें बोला यार ये कौन सा जादूगरी है, क्या इंजेक्टेबल कुछ लगवाया? हमने कहा नहीं ये नेजल ड्रॉप है। फिर मैंने कंपनी वाले से आर्गूमेंट्स किए। मैंने कहा ये बताओ भाई ये तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगी, इतना कुछ जाता है? तो उसने कहा नहीं सर, अभी आप जब 2 बार टॉयलेट जाओगे ना तो ये वॉश आउट हो जाएगा।
तो बोला इसी तरीके से इसको अल्टरनेट डालते हैं, उसके बाद 15 डेज पे डालते हैं, फिर वंस इन ए मंथ डालते हैं, तो ये आपका एक ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाता है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जो नेजल स्प्रे है बहुत ही अच्छी चीज है और इसको यूज होना चाहिए, इसको बहुत करना चाहिए। चलिए सर। मेरी मतलब उम्दा जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हुई। सर ये जो हियरिंग लॉस हो गया, ये क्या पूरी तरीके से रिवर्सेबल है, ये इंसान पहले की तरह हो जाए? इसमें सर जैसे बताया गया, कारण को पता करेंगे। अच्छा। अगर कारण जैसे स्टार्ट करेंगे हम, कान में वैक्स है और कम सुनाई दे रहा है तो वैक्स निकालिए, ठीक हो जाएगा। परफोरेशन है, छेद हो गया है, उसको रिपेयर करेंगे, ठीक हो जाएगा। इनर ईयर में भी अगर सडन हियरिंग लॉस हुआ है कभी स्पाज्म वगैरह की वजह से, तो हाई डोज का स्टेरॉइड्स देने से ठीक हो जाता है मोस्टली। स्टेरॉइड देने के भी कई तरीके हैं। जनरली कहते हैं स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए बीमारियों में, नॉर्मल तरीके से लोगों की धारणा बनी हुई है। बट हमारे कान में अगर कोई सडन हियरिंग लॉस हुआ है तो स्टेरॉइड जो है एक वरदान है, जल्दी समय के अनुसार अगर दे दिया जाए। देने के तरीके एक तो सिंगल ओरल हो गया, बट डायबिटीज वालों को हम उसको अवॉइड करना है स्टेरॉइड को। तो हम लोग अभी इंट्रा टिम्पैनिक भी लगा रहे हैं, कान के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर जाकर के हम टॉपिकल स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं और वो म्यूकोजा में एब्जॉर्ब होता है अंदर कान के अंदर। अच्छा। तो रिवर्स कर सकते हैं, बट अगर वो लेट है टाइम से तो हियरिंग एड पे ही हम लोगों को रिलाई करना पड़ेगा। और अगर बच्चों में इसकी बात करें, छोटे बच्चों में पूरी तरीके से अगर कान आपका बंद भी हो गया है, बिल्कुल डैमेज है, 90 डेसिबल से ऊपर का लॉस है, तो कान ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके सेंस को हम इलेक्ट्रॉनिकली गेन कर सकते हैं दोबारा मशीन के द्वारा। अच्छा। कॉकलियर इम्प्लांट लगाएंगे, कॉकलिया में जाएगा और बाहर के साउंड को कन्वर्ट करके आपके ब्रेन में सुनाएगा लगभग नॉर्मल। ओके। अगर बिल्कुल कान खराब हो गए, हमारी आंख खराब है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे आज की डेट में, बट कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसा डिवाइस है जो पूरी तरीके से खराब कान में भी हम उसको सुना सकते हैं, बच्चों में बड़ों में भी। ओके। बच्चों में करेंगे तो उसका एक ही क्राइटेरिया है, अगर मान लीजिए बच्चा सुन नहीं रहा है सर, तो उसमें सर ने स्टार्टिंग ही किया था कि सुन नहीं रहा है तो फिर वो बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दिया कभी कि उसको क्या बोलना है। उसका मेंटल लेवल लो होगा, आईक्यू कम होगा, उसकी डिपेंडेंसी लोगों पे ज्यादा होगी और धीरे धीरे बच्चा मतलब डिटोरिएट करेगा। 5 साल के बाद उसमें जो लर्निंग पावर है वो भी कम हो जाएगी। तो जो इम्प्लांट भी होना है वो 5 साल के पहले ही सब कुछ होना है। ओके। 5 साल से पहले अगर उसकी अच्छे से क्योर की जाए तो उसको जो है, हाँ, अगर मान लीजिए कान पूरी तरीके से खराब है, बच्चे का जन्म से ही खराब है, 5 साल से पहले इम्प्लांट लगवाएंगे तो उसको सुनाई भी देगा, वो सीखेगा भी, बोलेगा भी। और 5 साल के ऊपर निकल गया तो उसको वो आवाज सिर्फ पटाखे की आवाज, गोली की आवाज, बट वो उसको कॉम्प्रिहेंड, उसको समझ नहीं पाएगा बच्चा 5 साल से ऊपर। दोनों कान खराब थे तो लगभग फिर जो सुन नहीं पाते हैं सर, हाँ हाँ बहुत ही कॉमन सवाल है, पता नहीं सही भी है नहीं है, लेकिन जो सुन नहीं पाते उनको फिर क्या सुनाई देता है? मतलब जो कुछ सुनिए, पटाखे की आवाज है ना, पटाखे की आवाज या सनसनाहट, कुछ लोग कहते हैं सनसनाहट आती है ना, कुछ लोग कहते हैं सनसनाहट आ रही है। बिल्कुल म्यूट पे ही जिंदगी चलती है। उसको रिवर्स में देखा गया है कि कुछ लोग कहते हैं मेरे कान में सनसनाहट आ रही, तो हमने जब टेस्ट करवाया हाँ। तो उसका हियरिंग लॉस था। ओके। अब हम कह सकते हैं कि सुनाई नहीं देता है तो सनसनाहट आ सकती है, या फिर अब किसी से पूछना पड़ेगा। यहाँ पे कोई लोग, बहुत से हमारे मरीज भी आए हुए हैं, किसी से पूछना पड़ सकता है क्या सुनाई दे रहा है। प्लीज। माइक। हेलो, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मनोज जी से कि ये जो कॉन्जेनिटल हियरिंग लॉस होता है तो इसमें कॉकलियर इम्प्लांट कराते हैं, तो ये मतलब कितनी एज के अंदर हो जाना चाहिए तो उसकी वो ठीक हो सकता है, या एक एज के बाद अगर हम कराते हैं तो हो सकता है ये सक्सेस ना हो? हमारे साथ में बीच में मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखीमपुर डॉक्टर संतोष सक्सेना भी जुड़ चुके हैं, तालियों से स्वागत करेंगे सर का एक बार। सर मैं यहाँ जवाब देना चाहूंगा। कॉकलियर इम्प्लांट करने के लिए हमारा जो स्टार्ट करेंगे, कितना जल्दी कराना है, आइडेंटिफिकेशन इज द की। आप पता करें बच्चे को कि उसको हियरिंग लॉस है, तो जितना जल्दी पता चलेगा उतना जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट पे आएंगे। सर पता करने के लिए गाइडलाइन है कि 4 to 5 वीक्स के बाद हम बच्चे का ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट करवाएं। जनरली कायदे से तो हर बच्चे का होना चाहिए आफ्टर डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हर जगह हो रही है, डिस्चार्ज के टाइम पे हो जाता है,
बट फिर भी कुछ हाई रिस्क बच्चे हैं, जैसे जिनका एडमिशन आईसीयू में, एनआईसीयू में 48 आवर्स से ज्यादा है, जैसे कहते हैं पीलिया हो गया बच्चे को, स्टार्टिंग में अगर कोई सी बीमारी हो गई है तो हमको स्क्रीनिंग करके आइडेंटिफाई करना है। और एज अर्ली एज पॉसिबल 6 महीने से बाद हम इम्प्लांट सर करा सकते हैं। जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे, जल्दी इम्प्लांट लगाएंगे तो बच्चे को जैसे हम सुन रहे हैं वैसे ही सुनेगा और उसी प्रकार से बोलेगा भी लाइफ टाइम। बट मैक्सिमम एज 4 to 5 ईयर्स है, उसके बाद न्यूरल प्लास्टिसिटी आ जाती है सर, नहीं हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आफ्टर 5 ईयर्स इम्प्लांट इज आई थिंक नॉट गोइंग टू हेल्प। एडल्ट्स में अगर बात करें जिसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका है, मान लीजिए बच्चा 5 साल का हो गया है सर, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, वो सुन रहा था, बाद में उसका सुनने की क्षमता चली गई, वो बोल रहा है अभी, आप इम्प्लांट लगाएंगे वो उसको सुनाई देगा और वो रिवर्स करेगा। वो किसी भी एज में लग सकता है। अगर बर्थ से डिफेक्ट है तो उसको 5 साल के अंदर, अगर उसका बर्थ डिफेक्ट नहीं है, बाद में पोस्ट लिंगुअल हुआ है, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद, तब कभी भी इम्प्लांट से करवा लें और वो सक्सेस होगा। सर ये प्रोग्राम क्योंकि लगभग चल रहा है तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, तो ये आईएमए क्या कर रहा है आज के दिन वर्ल्ड हियरिंग डे पे? आईएमए के प्रेसिडेंट हमारे साथ में है सर, जानना चाहेंगे आज स्पेशल क्या? हाँ, और सर को हम इनवाइट करिए टीएमओ सर को कि आप सर हमारे साथ स्टेज ज्वाइन करिए सर प्लीज, तालियों से स्वागत करेंगे सर। जो हमारा सर क्वेश्चन था कि आईएमए आज क्या कर रहा है, मतलब इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, इसके साथ में जो पेशेंट्स के लिए सुविधाएं हैं उसके बारे में सर आप देखिए, आईएमए ये जो वर्ल्ड हियरिंग डे है, इस की महत्ता को समझते हुए इस गोष्ठी का आयोजन भी हमने जनमानस के लिए किया, प्रचार भी किया। और जो भी कान के टेस्ट हैं, जैसे एक टेस्ट वेरा टेस्ट होता है, ओ टेस्ट होता है, ऑडियोमेट्री है और इम्पेंटेशन, इनकी जांच जो है यहाँ लखनऊ से हमारे आए हैं शिवशंकर द्विवेदी जी, वो बैठे, अपना हाथ उठाइए। हाँ, और उनका स्टाफ आया हुआ है। ये टेस्ट यहाँ पे फ्री होंगे। किसी बेरा टेस्ट में 2 घंटे लगते हैं, यदि ज्यादा मरीज होंगे तो ये इसको इनरोलमेंट कर लेंगे और ये टोटली फ्री जो है टेस्ट करके देंगे। एक तो ये है, और दूसरा यदि कोई बहुत गरीब तबके से है और अपना इलाज करा पाने में संभव नहीं है, उसको जरूरत भी इलाज कराने की, ऐसे एक शख्स है, इन्होंने डॉक्टर साहब को दिखाया था। क्या नाम आपका बताइए? उसको दो माइक, दो माइक। किसको दिखाया था आपने, बताइए? देवी को, विमला दीदी, डॉक्टर साहब को, सर प्रियंका जी को, डॉक्टर प्रियंका जी को। क्या बताया था इन्होंने आपको? ऑपरेशन के लिए बताया था, टेस्ट कराओ जी। इनके कान के पर्दे में सुराख था और काफी समय से इनका कान बह रहा था, तो मैंने इनको ऑपरेशन बताया था। और ऑपरेशन का खर्चा नॉर्मली हम जो पेशेंट्स में करीब 30-35 हजार का इसमें खर्चा आता है। अच्छा। क्योंकि इसमें इनकी हड्डी भी गली हुई थी और पर्दे में सुराख था। इसमें हमने कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी और टिम्पैनोप्लास्टी का प्लान किया था। हाँ, तो ये जैसे मिले हमसे, इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने बताया कि इतना ही पैसे खर्च होंगे, तो ये अपना दैनिक जीवन चला पाने में ही सक्षम है। बस ये इनकी मिसेज है, खड़ा कीजिए उनको। ये किसी तरीके से ये बहुत परेशान थे, तो हमने अपनी टीम से आग्रह किया है आईएमए से, तो ये हुआ कि डॉक्टर की फीस ये नहीं लेंगे और बाकी जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो आईएमए इनका जो है इलाज करा देगा। ऐसे बीच बीच में से कोई जो बहुत गरीब तबके का करा नहीं पा रहा है, और इसका मेन रीजन ये है कि जो ऑपरेशन है ये हमारे सरकारी अस्पताल में भी हो सकता है, मगर ये पद्धति जो है माइक्रोस्कोप के विधि से है, तो ये अभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं है। जल्दी इसकी उपलब्धता हो जाएगी तो सभी मरीजों को जल्दी 2-3 महीने में 2-3 महीने में जब आ जाएगी तो सभी को इसका फायदा मिलेगा। और बीच बीच में हम ऐसे कैंप लगा के भी स्क्रीनिंग टेस्ट करते रहेंगे
नवजातों के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि तुरंत उसको जरूरत हो, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, संवेदनशील है। जैसे आंख है हमारा, ऐसे कान है, हमने पहले बताया बहुत संवेदनशील है। और आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में सबका माने अपने कान का खास महत्व भी रखना चाहिए। तो ये आईएम में समय समय पे, जैसे यहाँ पे बहुत मरीज आए भी हैं, उनकी जांच के लिए हमने बुलाया है और वो बैठे इनकी जांच करेंगे। प्लीज बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। इसी में क्योंकि प्रोग्राम आगे है और सीएमओ सर ने हम लोगों को समय दिया है, इस आज बहुत सारे प्रोग्राम है, सर से चाहेंगे कि 2 शब्द हमारे इस प्रोग्राम के लिए। देखिए, सर्वप्रथम तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखीमपुर खीरी द्वारा वर्ल्ड हियरिंग डे 2025 3 मार्च 2025 को इस आयोजन के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं प्रेसिडेंट डॉक्टर खरे को, डॉक्टर मनोज को, डॉक्टर प्रियंका, आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। जो भी ये डेज मनाए जाते हैं, तो इन डेज का उद्देश्य यही होता है कि उस पर्टिकुलर डे पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब एक साथ बैठे और वो सोचें कि उस डिजीज के प्रिवेंशन के लिए या इफेक्टिव कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो ये प्रोग्राम आपने डिजाइन किया है, इसमें आईएमए है, मैं खुद हूं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, हमारे एडिशनल सीएमओ साहब जो इस प्रोग्राम को, डेफनेस कंट्रोल प्रोग्राम को जो हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट पे, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी एडिशनल सीएमओ, वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं और कुछ पेशेंट्स भी हैं। तो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन कि सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। और आज का जो थीम है वो है चेंजिंग माइंडसेट्स, enabling yourself to make hearing and ear care affordable to all, available to all, available to all। अब यहाँ पे जो है ये जरूर है, देखिए ये हियरिंग लॉस जिस व्यक्ति को हो जाता है तो वो धीरे धीरे एलिनेटेड हो जाता है, since he is unable to perceive the sounds, तो वो एलिनिएशन हो जाता है उसका, वो सोसाइटी से कट ऑफ होने लगता है। और उसको ऐसे समय में उसकी जरूरत है कि उसकी जो ये डिसेबिलिटी डेवलप हो रही है उसको हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें। तो उसके लिए स्क्रीनिंग की आवश्यकता है और वो स्क्रीनिंग गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम ही चल रहा है इसमें, जिसमें कि हम लोग स्क्रीनिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इवन इन द remote areas through our CHOs, community health officers। यहाँ पे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत इफेक्टिवली। अब दूसरा जो इसमें है कि once you have identified a person, then you have to guide him to the appropriate health facility or regarding the appropriate treatment। वहां पे जो IMAs जैसी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जो ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनका बहुत अहम रोल हो जाता है। और साथ साथ इंडस्ट्री को भी यहाँ पे मैं उनको भी आह्वान करना चाहूंगा कि यहाँ पे ये भी जरूरी है कि जिनको हम लोगों ने जो इम्प्लांट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, हियरिंग एड्स हैं, वो अभी थोड़ा कॉस्टली है, तो उसके भी वेज एंड मीन्स देखने की जरूरत है कि कैसे जो है उनको अफोर्डेबल बनाया जा सके ताकि अधिक से अधिक लोगों तक उसका लाभ पहुंच सके। और इस मौके पे मैं एक संदेश भी सबको देना चाहूंगा कि जो अभी बहुत ज्यादा चलन बढ़ गया है, जो है वो आपका प्लग इन डिवाइसेस का, तो बच्चे जो यंगर जनरेशन है वो काफी ज्यादा इसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि वो जो है ईयर प्लग्स यूज करेंगे, हेडसेट्स यूज करेंगे, ईयरफोन्स वगैरह। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही जो है नुकसानदेह चीजें हैं, क्योंकि इनसे आपकी जो लाउड म्यूजिक है उसको सुनने की प्रवृत्ति बढ़ती है, विच इट सेल्फ प्रमोट्स हियरिंग लॉस। तो इससे भी यथासंभव इससे बचें एंड टेक गुड केयर ऑफ योर ईयर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेल बीइंग, टेक गुड केयर ऑफ योर ईयर्स। थैंक यू। इसमें सर जैसा आपने बताया कि अफोर्डेबल करने का प्रयास किया जा रहा है हियरिंग एड्स के लिए, तो
आज भी सर हमारे वहाँ जो कैंप लगा हुआ है इसमें हम लोग मैक्सिमम डिस्काउंट पे मतलब हियरिंग एड्स प्रोवाइड करेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। और सर जो अपनी स्कीम्स है उसमें भी आइडेंटिफाई करके हम लोग अपने पेशेंट्स को भेज रहे हैं सर, उसमें प्रयास जारी है सर अस्पताल से भी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और सर ये जो एक अंतिम सवाल है, क्योंकि जो प्रोग्राम का एजेंडा है वो सर के मतलब शब्दों से समापन का उद्देश्य था, लेकिन ये अगर आत्मविश्वास की बात करें, जो हियरिंग लॉस का आत्मविश्वास पे क्या प्रभाव पड़ता है? हियरिंग लॉस ही नहीं, कोई भी डिसेबिलिटी किसी भी व्यक्ति में अगर होती है तो ग्रेजुअली उसके इंटायर जो पर्सोना है उस पर बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट होता है। उस व्यक्ति को धीरे धीरे वो ये महसूस करने लगता है कि कुछ मिसिंग है मेरे अंदर, और उससे उसका आत्मविश्वास जगमगाता है। और जो उसके हर जिंदगी के हर स्फेयर में, उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, सभी में इसका इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो है ऐसे व्यक्ति की स्क्रीनिंग करके उनको अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई करें, ताकि जो लॉस है उसको हम जो है अगर इरिवर्सिबल कर सकते हैं तो रिवर्सिबल कर सकते हैं तो वो रिवर्सिबल करें, और अगर नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट डिसेबिलिटी को लिमिट कर दिया जाए। और ऐसे जो है स्क्रीनिंग करने के साथ साथ उसको जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके साथ साथ काउंसलिंग की भी इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी अहमियत नहीं पता होती है। मैं आपको एक कोलेटरल ड्रॉ करना चाहूंगा कि कभी अगर आपने जिंदगी में, हम लोग डेली सुबह से शाम तक हजारों एक्शंस करते हैं। आप अगर बाल खींच रहे हैं अपने, तो वो जो है उसमें आपके बहुत से मसल्स और जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, उसमें आपकी चीजें जो हैं सारे मसल्स जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको कभी उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता। अहमियत का अंदाजा तब होता है जब हम कहीं फ्रैक्चर हो जाता है हमें, और हमें जब कास्ट लग जाता है, प्लास्टर कास्ट लग जाता है, देन वी रियलाइज कि अच्छा अब यहां पे प्लास्टर लग गया है, तो अब हम कपड़े नहीं ढंग से पहन पा रहे हैं, या अब हम बाल नहीं खींच पा रहे हैं, या अब हम और कोई जो बड़े रूटीन में बगैर कॉन्शियस हुए हम जिस एक्टिविटी को किया करते थे। तो उसी तरह ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और इसमें आत्मविश्वास से बहुत गहरा ताल्लुक है। और ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से काउंसलिंग करने की जरूरत है कि भाई आप इसमें जो हो चुका है लॉस, उसको कैसे हम कंपनसेट कर सकते हैं, और उसको हमें मदद करने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जो है, जो इलनेस है, वो एक ऐसा है कि वो उसको आइसोलेशन में नहीं देखने की जरूरत है। उसमें किसी भी तरह की इलनेस है तो उसमें एक सपोर्ट बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट होती है सपोर्ट की, और वो सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट चूंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, तो हमारे यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा सपोर्ट फैमिली का भी होता है, और सोशल सेक्टर का भी हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से मिलता है, जो कि उसको मदद करती है उस बीमारी से बाहर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। और अभी हम स्टेज पे इनवाइट करना चाहेंगे डॉक्टर के मिश्रा सर को। सर आइए, और एक मोमेंटम आईएमए का है डॉक्टर संतोष सर को देके उनका जो है अभिवादन स्वीकार किया जाए। डॉक्टर के मिश्रा सर। और इसी के लिए जो प्रोग्राम हम लोग समापन की ओर हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर अखिलेश वर्मा सर हैं, वाइस प्रेसिडेंट आईएमए, और सर से चाहेंगे कि 2 शब्द के साथ इस प्रोग्राम को समापन की ओर अग्रसर कीजिए। आज हम लोगों ने एक्सपर्ट से अच्छी अच्छी बातें सीखी। जो हमें टेक होम मैसेज होता है, तो सर ने बताया कि कान में कुछ डालना नहीं है। शरीर में अपने आप ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो उसको चिकना रखें, साफ रखें, सुथरा रखें, इसलिए अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं होती जब तक कोई खास बात ना हो। अगर कुछ डालने की जरूरत पड़ रही है तो आप एक्सपर्ट से मिलिए। अपने आप सर ने कहा था तेल डाल लिया, तेल के साथ में लौंग भी डाल लें, जीरा भी डाल लें, वो मजाक में कहा था, तो तेल डालने की जरूरत नहीं होती। हमारे जो मातृ शक्ति है, जो बहनें हैं अभी जाके मातृ बनेंगी, उनके लिए इस मैसेज है कि बच्चों को कुछ अलग से डालने की जरूरत नहीं। दूसरा बात कही थी कि बच्चों जब दूध पिलाएंगे
तो सीधा करके पिलाएंगे, सिर ऊंचा करके पिलाएंगे। कई बार रिगर्जिटेशन करके जो दूध चला जाता है, जो कहा था यूस्टिकिन ब्लॉक हो जाती है, वो बचपन से ही हियरिंग लॉस हो जाता है। दवाइयों को डॉक्टरों को ध्यान रखना कि कितनी दवाई कब तक प्रयोग करनी है, या जिसको पहले से कान कमजोर है उसमें ऐसी दवाइयां बचाई जाएं। हमेशा दवाइयां नुकसान नहीं करती। वैसे तो हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन हर दवाई का साइड इफेक्ट साथ साथ उसकी उपयोगिता भी होती है। तो पहले हम उपयोगिता देखते हैं। जैसे कोरोना में, कोविड के समय कुछ दवाइयां खाई गई, सर ने बात कही कि नहीं, उससे कई बार नुकसान हुआ है। लेकिन पहले जान बचाना है, उसके बाद कान बचाना है। ये भी मजबूरी होती है डॉक्टर साहब ने। एक डॉक्टर भी दुधारी तलवार पे चलता है कि एक तरफ नुकसान है तो एक तरफ फायदा, तो फायदा ज्यादा देखे जाते हैं। इससे दवाइयां करने की जरूरत नहीं। हमें इतना ध्यान रखना है, पहली बात तो कहते हैं बच्चे को जो पैदा होने के बाद ध्यान रखना है कि कैसे सुनाई, उसको ध्यान देना है कि सुनता या नहीं सुनता है। अगर नहीं सुनता है तो उसके टेस्ट सर ने बताए थे कैसे करने हैं। घर में साधारण से हम लोग एक झुंझुना रखते थे, झुंझुना, बच्चे झुंझुना खेलने दिया जाता था। तो झुंझुना की आवाज भी अगर बच्चा चौंक रहा है, इसका मतलब सुन रहा है। नहीं चौंक रहा है तो कुछ सतर्क हो जाइए और किसी डॉक्टर के पास जाइए। उसे एक टेस्ट होता है बेरा टेस्ट, लखीमपुर में होने लगा है, डॉक्टर मनोज सर करते हैं, पहले लखीमपुर में नहीं था। बेरा टेस्ट होता है, वो किसी भी छोटे से छोटे बच्चे में कर सकते हैं। उससे ही पता चल जाता है कि कान में सुनने की क्षमता है या नहीं है। अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो उसके आगे टेस्ट होते हैं। और अब एक नई डिवाइस आ गई है जिसे कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं, वो लग सकता है और बच्चा सही हो सकता है। वरना ऐसे बच्चे जो जन्म से नहीं सुन पाते थे वो बहरे भी होते, साथ साथ मूक भी हो जाते, बोल भी नहीं पाते हैं। जिसको सुनाई नहीं देता बोल नहीं सकता है। तो अगर सुनना शुरू हो जाएगा तो बोलने भी लगेगा। हमें ध्यान रखना है कि बच्चा शुरुआत में या अपने आसपास जो बच्चे हैं उनको भी अवेयर कर देना है कि बच्चे को सुनने की क्षमता को ध्यान दें। और साफ सफाई की जो बात हो रही थी कि कान में बड्स या कागज या अक्सर जो कागज की ये माचिस की तीली, तो माचिस की तीली कहते हैं जब उस पर रगड़ते तो चल जाती, कभी कभी कान में भी चल जाती है। उसको भी जो है करने की जरूरत नहीं होती। मैंने एक बात कही थी, कोई भी चीज को लोग बड़ी आदत सी होती है, जैसे दांत साफ करना ठीक है, दांत के लिए पुराना तरीका दातुन साफ करना, ब्रश आ गए हैं। कुछ लोग जीभ साफ करते हैं, जीभ साफ करने की जरूरत नहीं होती है। बॉडी खुद ही अपने आप में क्लीन कर लेता है। जो आप साधारण से कुल्ला करते हैं, इतना कुल्ला करना उंगली और दांतों पे उंगली फेरना ही मतलब फर्क होता है। उसी तरह कान को साफ करने की जरूरत होती नहीं है। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो किसी एक्सपर्ट से मिल लीजिए, अपने आप साफ करने की जरूरत नहीं होती है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। शंकर द्विवेदी, आप देखिए, सब लोगों का नाम नोट करिए, सबको कोई असुविधा ना हो सर हियरिंग के लिए। और यहाँ आने वाले उपस्थित सभी लोगों का, सभी टीचर्स का, सभी स्टूडेंट्स का, हमारे सीनियर, हमारे डॉक्टर और हमारे मरीजों का और हमारे जो आम जनमानस से लोग हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा कर डॉक्टर प्रदीप मेहता सर सुबह से बैठे हैं, हम लोग का हौसला अफजाई कर रहे हैं। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले प्रोग्राम में कृपया हम सब लोगों का सहयोग, आप लोगों का आभारी रहेंगे हम लोग। और नॉर्थ शो का ही बहुत बहुत धन्यवाद। होटल इलाइटकिन का धन्यवाद। आप है प्रभाकर जी जिन्होंने इस पहल को शुरू किया, और इनका यूट्यूब चैनल है, सब लोग सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हमें दो से 3 दिन में मिल जाएगा और ये प्रोग्राम भी होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।